हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। होप दोस्तों आप सबकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सब भी बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन में हम पढ़ते हैं ईवीएस का 5वां क्लास। और इससे पहले हमने ईवीएस के 4 क्लासेस ले लिए हैं। आप उन्हें जाकर देख लीजिएगा और उन वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और उन पॉइंटों को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वे वही पॉइंट बताए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जल भर क्या है? तो भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में भंडारित जल। कठोर चट्टानों के बीच में कहने का मतलब ये है कि चट्टानों के बीच में जो पानी पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, उसी को हम जल भर कहते हैं। आरटी क्या है? आरटी 2009। तो 2009 में एक आरटी एक्ट लागू हुआ। तो उसमें क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आरटी में बताया गया कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बालक या बच्चे हैं उनको मुक्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाएगा। इसी को ही हम बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसको हम किस शिक्षा के नाम से जानते हैं? बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं। भारत के कुछ फैक्ट और है। भारत की कुल साक्षरता कितना है? तो 73% है। और सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ के लोग हैं? तो केरल के हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। और कितना परसेंट भारत की कुल साक्षरता है? 73% भारत की साक्षरता है। अब कुछ पॉइंट हम देखते हैं किसके बारे में? पक्षी के बारे में। पक्षी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो अपना गर्दन कई बार हिलाते हैं, आंखें स्थिर होती हैं, पुतली नहीं पाई जाती हैं। देखिए पक्षी जो होते हैं वो अपना गर्दन जो है कई बार इधर से उधर घुमाते रहते हैं। उनकी गर्दन बहुत लचीलेपन में होती है और वे घुमाते रहते हैं। और यहीं पे उल्लू जो होता है उसका जो गर्दन होता है वो 360 डिग्री घुमा सकता है, 270 डिग्री होता है, 270 डिग्री वो अपने गर्दन को घुमा सकता है। तो इसीलिए ये अपना गर्दन कई बार हिलाते रहते हैं। और इनकी जो आंखें होती है वो स्थिर होती हैं। मनुष्यों की आंखों की जो पुतलियां हैं इधर उधर हम लोग घुमाते हैं, मतलब घुमा सकते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें हैं वो स्थिर होती हैं, क्योंकि कारण ये है कि उनके जो आंख में है वो पुतली नहीं पाई जाती है। उनकी आंख में पुतली नहीं पाई जाती है। इस कारण से पक्षियों की आंखें जो हैं वो स्थिर रहती हैं। बट यही मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के आंख में पुतली पाई जाती है। तो हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो हमारी पुतलियां अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, तो जिससे वो मूवमेंट करती रहती हैं। जब पक्षी अलग अलग अगल बगल देखती है तो एक साथ 2 जगह नजर डाल सकती है। पक्षी अगर अपने अगल देख रही है या अपने बगल देख रही है या इधर उधर मतलब देख रही है, तो वो एक साथ में 2 चीजों पे अपना फोकस कर सकती है, 2 चीजों को एक साथ देख सकती है। जब ठीक सामने देखती है तो दोनों आंखें एक वस्तु को देखती है। और पक्षी जब है अपने एकदम फोकस अपने सेंटर में जब देखती है, एकदम अपने सामने देख रही है, तो उनकी दोनों आंखों का फोकस केवल एक वस्तु पे होता है। वहीं जब वो अगल या बगल देख रही हैं तो उनकी जो आंखें होती हैं एक साथ 2 वस्तुओं को देखती हैं। और इसमें कुछ पॉइंट अलग से है कि झटके से गर्दन करने वाली कौन सी पक्षी है, मतलब कौन सी ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से मोड़ती है, तो वो है मैना। मैना जब अपनी गर्दन को मोड़ती है तो बहुत झटके में मोड़ती है। और गर्दन को सबसे ज्यादा पीछे तक ले जाने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो उल्लू है, और जो 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। मतलब ये है कि अगर उल्लू को आप देखेंगे तो वो अपनी गर्दन को 270 डिग्री पे घुमा लेता है, अपने एकदम पीछे ऐसे गर्दन करके वो
देख लेता है किसी वस्तु को। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कृषि। क्या है, कृषि। कृषि में हमको सबसे ज्यादा सीटेट में क्या पूछता है, सीटेट में हमको सबसे ज्यादा प्याज के बारे में पूछता है, तो हम केवल यहाँ पे प्याज को ही देखेंगे। तो प्याज के लिए क्या क्या हमको प्रक्रिया होती है एक प्याज को तैयार करने में, तो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि मिट्टी तैयार करना। प्याज की फसल उगाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना पड़ता है। और मिट्टी तैयार हम कैसे करते हैं, तो गुड़ाई करके हम मिट्टी तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, गुड़ाई करके हम मिट्टी तैयार करते हैं। और फिर उसके बाद हम बीज बोते हैं। जैसे ही गुड़ाई करके हम मिट्टी तैयार कर लिए, उसमें हम बीज बोएंगे। बीज बोने के बाद जब बीज उगेगा तो उसमें खरपतवार भी आएंगे, तो खरपतवार को हम निकाल देंगे। फिर प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे खरपतवार में घास फूस ये सब है, तो घास फूस ये सब निकाल देंगे, तो हमारा जो होता है प्याज की फसल जो होती है वो लग जाती है। तो फिर जब उसका उखाड़ने का समय आएगा तो हम उसको उखाड़ते हैं, मतलब खरपतवार निकालने के बाद हमारा प्याज हो गया तो उसको हम उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद फिर उसकी जो प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियां हैं उसको हम छाट के निकाल देंगे या काट के निकाल देंगे। ये प्रक्रिया के द्वारा ही जाके हमको प्याज का उत्पादन हम कर पाते हैं या प्याज हमको प्राप्त होता है। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या सीटेट पूछता है, इसको देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को हम अदर नेम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह सागर माथा नाम से किस स्थान पे जाना जाता है, तो यह नेपाल में जाना जाता है। नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो लंबाई है वो कितना है, तो इसकी लंबाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, 8,850 मीटर है। पर्वत की चोटी समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब जो है इसकी ऊंचाई जो मापी गई है वो समुद्र तल से मापी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत में वर्षा। भारत में वर्षा कब कब कैसे होता है, इसका मानसून क्या है, कैसे क्या है, सारे पॉइंट को यहाँ पे हम कवर करेंगे। क्या है भारत में वर्षा, तो भारत में वर्षा कैसा है, तो भारत की वर्षा जो है वो मानसूनी वर्षा है। मानसून के अकॉर्डिंग भारत में वर्षा होती है। कहने का मतलब है कि भारत में जो वर्षा होती है वो कैसी वर्षा है, तो भारत की वर्षा मानसूनी वर्षा है। पहली वर्षा कहाँ होती है, भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। भारत में सबसे पहले वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। जैसे देखिए ये हमारा इंडिया मैप है, थोड़ा सा बस इमेजिन कर लीजिएगा, अगर अच्छा ना बने तो भी समझ लीजिएगा। समझ लीजिए, ये भारत का नक्शा हो गया। ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी वर्षा होती है। मुख्य भूमि पर पहली वर्षा, ये हमारी सबसे पहले यहाँ वर्षा होती है। लेकिन जब आपको मुख्य भूमि पर पूछे तो ये भाग हमारा क्या है, केरल है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, केरल है, ये भाग हमारा केरल है। तो यहाँ पे मुख्य भूमि पर वर्षा यहाँ पे होती है। मुख्य भूमि पर वर्षा कहाँ होती है, तो केरल में होती है। ये मुख्य भूमि है, ये एरिया केरल है। रुक जाइए, ये एरिया क्या है, केरल का है। तो यहाँ पे सबसे पहले भारत में वर्षा होती है। तो ये केरल हो गया।
आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा, नहीं तो फिर दूसरा पेज लेकर मैं बताऊं। दक्षिण भारत लौटते हुए मानसून से वर्षा। भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो लौटते हुए मानसून से होती है। देखिए पहले एक इमेज बनाते हैं, अच्छा सा आपको बताते हैं। ये हो गया मेरा थोड़ा ना बने सही तो समझ लीजिएगा। चलिए फिलहाल बस ऐसे है। ये है हमारा अंडमान निकोबार, सॉरी अरब सागर है। ये हिंद महासागर यहाँ पे है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। ये इसके नीचे है हिंद महासागर, मैंने थोड़ा बगल लिख दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले मानसून चलती है, अरब सागर से नमी प्राप्त करते हुए मानसून चलती है। ये मानसून चल रही है, ऐसे ऐसे करके मानसून चलती है। ये पहुँचती हैं मालाबार तट पे, तो यहाँ पे टकरा कर ये सीधे चली जाती हैं ऐसे, ये चली जाती हैं यहाँ निकल ऐसे, ठीक। तो ये वर्षा का एरिया जो होता है ये हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ राजस्थान में, कुछ हरियाणा में इधर वर्षा होती है। फिर कुछ मानसून जो होती है हिंद महासागर से उठती हैं, हिंद महासागर से उठती हैं तो सीधे यहाँ से होते हुए पूर्वोत्तर भारत से होते हुए जाती हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है क्या क्या? गारो, खासी, जयंतिया। क्या क्या पाई जाती हैं? ये पहाड़ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो सबसे ज्यादा खासी पहाड़ी से वर्षा होती है। तो इस गारो खासी पहाड़ियों से टकरा कर ये सब फिर रिटर्न हो जाती हैं, रिटर्न होती हैं यहाँ से, ये रिटर्न हो जाती हैं। तो ये इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा इस वाले एरिया में करती हैं, जिसमें हमारा यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, बिहार, ये सब एरिया जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो वही कहा गया है कि जो लौटते हुए मानसून से, जब लौटते हुए मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और दक्षिण भारत सितंबर अक्टूबर माह में होती है। दक्षिण भारत में वर्षा कब होती है? तो दक्षिण भारत में वर्षा जो है वो सितंबर अक्टूबर माह में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासीराम होती है, पूरे विश्व में मासीराम में होती है। मासीराम कहाँ है? तो मेघालय में है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती है। वर्षा मापी किसके द्वारा मापा जाता है? किसके द्वारा हम वर्षा की माप करते हैं? तो रेन गेज द्वारा हम वर्षा का माप करते हैं। संघनन क्रिया द्वारा वर्षा होती है। वर्षा का कारण कारण क्या है और कैसे वर्षा होती है? तो संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा होती है। संघनन की क्रिया के द्वारा ही बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यहाँ पे देखते हैं कोहरा। कोहरे के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो सर्दियों में बनता है धुएं और कोहरे से बनता है क्षोभ मंडल में घटना, दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। देखिए क्या है कि कहने का मतलब ये है कि सर्दियों में बनता है कोहरा। आप हमेशा सर्दियों में ही देखेंगे, गर्मी में कभी आपको कोहरा दिखाई नहीं देगा। तो यह सर्दियों में बनता है। इसका बनने का जो कारण, ये कैसे बनता है? तो ये धुएं और कोहरे से बनता है, क्षोभ मंडल से में घटना। और यह घटना जो होती है यह वायुमंडल के किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में ये घटना घटती है। इससे हमें क्या नुकसान होता है? तो इससे हमें दमा एवं खांसी का नुकसान होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में हानि किस प्रकार से पहुंचाती है? तो दमा और खांसी के रूप में हमको हानि पहुंचाती है। कोहरा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। बस इसमें इतना फैक्ट है कि
अपक्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल, इस सब के बारे में जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे होंगे तो मैं आगे डिटेल्स इन सबके बारे में बता दूंगी, बट कुछ पॉइंटेड हैं जो प्रीवियस ईयर देखते हुए मैंने बस उन पॉइंटों को नोट डाउन करके एकदम फैक्ट टू फैक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन की क्षति कैसे होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन और जलवाष्प से। क्या क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन और जलवाष्प से। बछेंद्री पाल, किसको जानेंगे अब हम? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कहाँ की निवासी थी? उत्तराखंड की। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा, मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी की पहाड़ी पर चढ़ाई करके वहां पे जाके भारत का ध्वज लहराया। ये उन्होंने अपने नाम का एक रिकॉर्ड बनाया। अब देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है। हम देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी की घटना के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो यह घटना कब घटी थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक घटना घटी जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। इस घटना में क्या हुआ था कि गैस का रिसाव हुआ था। और किस गैस का? मतलब एक कंपनी थी, कौन सी? यूनियन कार्बाइड की एक कंपनी थी, उसमें गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना गया। इसमें कौन सा गैस था ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि किस गैस के कारण हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन से गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम मिल्क गैस के नाम से भी जानते हैं। वन क्या है? तो राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा का सूचक, ये जल चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा का सूचक ही वन कहलाता है और ये जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका अदा करते हैं। जो जल चक्र का भूमिका है उसको बनाए रखने के लिए वन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अगर जितनी अधिक पेड़ों की कटाई होगी वर्षा भी उतनी कम होगी। तो इसीलिए सबको एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि जो वायुमंडल है उसका पेड़ों की कटाई से कोई इफेक्ट ना पड़ने पाए। चांद देखकर कौन कौन त्योहार मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है कि चांद देखकर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो चांद देखकर आप गणेश चतुर्थी मनाते हैं, करवा चौथ मनाते हैं और ईद। ये त्योहार जो है चांद देखकर मनाया जाता है। कौन कौन? गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, ईद। करवा चौथ कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को करवा चौथ का त्योहार चांद देखकर मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सुलभ इंटरनेशनल संस्थापन। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो बिंदेश्वर पाठक। कौन थे? बिंदेश्वर पाठक। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किसके लिए किया था? तो स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग के लिए किया था। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा उपयोग किया गया, मतलब इसका जो सुविधा का लाभ लिया गया ये 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाभ लिया। अंतरिक्ष में 6 मंथ से अधिक रहने वाली भारतीय महिला कौन बनी? तो सुनीता विलियम। अंतरिक्ष में भारत की सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन है? तो वो महिला है सुनीता विलियम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे समाज सेवी। बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन, विनोबा भावे भूदान आंदोलन, ये सब जुड़े हुए हैं। अन्ना हजारे किससे जुड़े हैं? समाज सेवी से। बाबा आमटे किससे जुड़े हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। विनोबा भावे किससे जुड़े हैं? भूदान आंदोलन से है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है। ओखली। ओखली में बाजरे की बाली को कूटा जाता है।
अगर शीटेट में आपसे क्वेश्चन बने कि ओखली में हम बाजरे की किस भाग को कूटते हैं, तो हम बाजरे की बाली को कूटते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? तो असम में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? असम में। बांस के ऊंचे खंभों पर घर पाया जाता है। बांस के खंभों पर यहाँ पे घर बनाया जाता है। पहले बांस की खंभियां गाड़ देते हैं, फिर उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। ये असम के लोगों का घर है। और 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनाते हैं, ढलान युक्त पहाड़ी पर। मतलब ढलान युक्त पहाड़ी पे बांस की खंभियां गाड़ेंगे और उस पे 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे अपना घर बनाते हैं। कहाँ के लोग? तो असम के लोग। अनाज में सूखी नीम की पत्ती रखने पर कीटनाशक के रूप में काम। अगर आप अनाज का भंडारण कर रहे हैं तो उसमें जो लोग दवाएं रखते हैं, अलग अलग केमिकल दवाएं रखते हैं कीटनाशक को मारने के लिए, आप सिंपल सा नीम की सूखी पत्ती को भी अपने अनाज में डालकर रख दे तो अनाज इससे कीटनाशक से सुरक्षित रहता है। बहुत अच्छा होता है नीम की सूखी पत्ती अनाज के भंडारण के लिए। पशुओं की अनियमित व्यवहार आने वाली आपदा को संकेत दिया था। पशु अगर अनियमित बिहेवियर कर रहे हैं, अगर आपके घर में पशु पाले हुए हैं आप, तो आप देखिएगा कि कोई भी जब प्राकृतिक घटना घटने वाली है तो पशु अलग तरीके की बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो अलग तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं तो उनको आभास हो जाता है कि अब कोई न कोई प्राकृतिक आपदा घटना घटेगी। हिंद महासागर की सुनामी अभी तक जो सबसे बड़ा फिलहाल में जो सबसे बड़ा सुनामी घटना घटी थी वो कब घटी थी? तो हिंद महासागर में 2004 में घटी थी। गोलकुंडा का किला, तो इसका निर्माण कुतुब शाही शासकों द्वारा किया गया था। गोलकुंडा किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गोलकुंडा किला का निर्माण कुतुब शाही शासकों द्वारा किया गया। इसका जो गोलकुंडा में चबूतरा बना है, उसके चबूतरों को हम क्या कहते हैं? तो बुर्ज के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम खाद्य श्रृंखला के लिए लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1942 में 10% का नियम दिया। किसका नियम दिया? 10% का नियम दिया। यह लिंडमैन का सिद्धांत था। इन्होंने अपने इसमें खाद्य श्रृंखला को व्याख्या किया। और कैसे व्याख्या किया? 10% का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले घास में 7000 किलोग्राम ऊर्जा पाई जाती है। घास में कितना है? 7000 किलोग्राम ऊर्जा पाई जाती है। जब 7000 किलोग्राम का अगर आप 10% निकाल रहे हैं, 7000 किलोग्राम का 10% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, कट हो गया तो पूरा कितना आ गया आपका? 700 आ गया। तो घास में 7000 किलोग्राम उस ऊर्जा पाई जा रही है। फिर उसके बाद भृंग या दुर्मुट आप देखेंगे तो उसमें 10% की कमी होगी। 10% की कमी होकर 700 किलोग्राम पाया जाएगा। इसी प्रकार से 700 का जब 10% निकालेंगे तो मेढक में ऊर्जा जो होती है वो 70% पाई जाती है। फिर 70 का 10% अगर आप निकाल रहे हैं तो बस आपको क्या करना होता है? 10 से गुणा करके 100 से भाग करना होता है। यहाँ कटपिट कर देंगे तो 7 बच जाएगा। तो मेढक से सांप में कितना ऊर्जा पाया जाता है? तो 7 kg पाया जाता है। फिर सांप से बाज में कितना ऊर्जा पाया जाता है? तो 0.7 पाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ऊर्जा का स्थानांतरण का या ऊर्जा की कमी का, तो ये लिंडमैन ने इसको नाम दिया था 10% का नियम। इसमें 10% की कमी होती जाएगी। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषक प्राप्त होता है जिसे हम अपघटक कहते हैं। जीवाणु और कवक में हमारा कुकुरमुत्ता या मशरूम आता है।
जो सड़ा गला मृत पदार्थ है उससे हमें पोषण प्राप्त होता है, उसे हम अपघटक कहते हैं। अपघटक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक जीवाणु के रूप में, एक कवक के रूप में। कवक में हमारे कौन कौन आते हैं? तो कुकुरमुत्ता और मशरूम आते हैं। उष्माद्वीप, उष्माद्वीप किसको कहते हैं? वह शहर या महासागरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से अधिक गर्म क्षेत्र है, उसे हम उष्माद्वीप के नाम से जानते हैं। वह शहर या नगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण इलाके, मान लीजिए एक शहर यहाँ है, 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 बट इन शहरों में ये शहर सबसे अधिक गर्म वाला क्षेत्र है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उष्माद्वीप कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? उष्माद्वीप के नाम से जानेंगे, क्योंकि अपने आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा गर्म है। खरीफ की फसल, अब देखते हैं हम खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में हमारा क्या है? खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु की फसल है और रबी की फसल शीत ऋतु की फसल होती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु की फसल है। कृषि वर्षा की पहली फसल होती है। कृषि वर्ष की, मतलब जो वर्ष का शुरुआती होता है उसमें सबसे पहले हम खरीफ की फसल की बुआई करते हैं। वर्षा ऋतु की फसल होती है। यह वर्षा ऋतु का फसल होता है। इसकी बुआई वर्षा के समय में होती है। बुआई जून से जुलाई माह में होती है और कटाई अक्टूबर से नवंबर माह में होती है। शुरुआत 1 जुलाई से 30 जून के बीच में की जाती है। और इसमें जो फसल होते कौन कौन? धान, मक्का, सोरगम, बाजरा आदि फसलों का हम उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं हम चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति लोग कौन थे? तो ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति। ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक प्रकार की जनजाति है, जिसे हम चांगपा जनजाति के नाम से जानते हैं। यह शीत प्रदेश की जनजाति है। यह कहाँ पाई जाती है? तो लद्दाख में पाई जाती है। इसमें हम बकरी पालन और भेड़ पालन करते हैं। इन बकरी के बाल से पश्मीना शाल बनती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बकरी के बाल से हम पश्मीना शाल बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी में गर्म रखने वाली होती है। भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। और पशुओं को जो रखने का स्थान होता है उसे लेखा के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पे टेंट लगाते हैं उस टेंट को हम रेबो के नाम से जानते हैं। टेंट को रेबो के नाम से जानते हैं। और जिसमें पशु रहते हैं, हम लोग जैसे गौशाला कहते हैं या पशुशाला कहते हैं, वो लोग लेखा कहते हैं। सो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लासेस मिलती रहें। आप रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए और चैनल को सपोर्ट, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।